एंड इसी के साथ हमारे आज का लास्ट सेशन जो लेने वाले हैं मिस्टर पंकज सर इज विद अस। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ही इज ऑल द वे फ्रॉम रायपुर। मेरा नाम पंकज गेनानी है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ बैठे बहुत सारे मेरे मेंटर्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं हैदराबाद से और ऑल ओवर इंडिया से, सब इतना दूर से आए हुए हैं, सभी नॉलेजेबल पर्सन हैं। तो मेरे पास कुछ छोटा सा एक था, रात को मेरे कुछ सीनियर्स ने कहा कि तू क्यों नहीं प्रेजेंटेशन दे रहा, तो रात को तैयारी की जी। अभी काफ़ी सारे लोग थक गए होंगे। ऐसा तो नहीं कि नींद आ रही है या एक्सर्शन हो रहा है, सीखने के लिए सब बैठे हैं। आर वी रेडी? वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ मेरा एक सवाल है सबसे कि यहाँ जितने भी भाई बैठे हुए हैं सभी कुछ सीक्वेंस को यूज़ करते होंगे मोबाइल रिपेयर करने के लिए, कुछ चीज़ों को कॉमनली यूज़ करते होंगे। तो आपके पास कोई भी फ़ोन आ जाता है बनने के लिए, चाहे वो डेड हो या कोई सेक्शन का फॉल्ट हो, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन? किसी सेक्शन का फॉल्ट हो तो क्या करते हैं जी? मैं चाहूंगा कि आप में से कोई जवाब दें। डायग्नोस क्या करते हैं? कूल टेस्टिंग करते हैं। वेरी गुड। तो जितने भी भाई बैठे हुए यहाँ पर कूल टेस्टिंग करते हैं, लेकिन अभी बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि कूल टेस्टिंग सही है या डीएसओ सही है, इसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी। देखिए, हर टेक्नीशियन का अपना डायग्नोस करने का एक तरीका होता है और आप कितना जल्दी किसी काम को कर सकते हैं ये मैटर करता है कि आप आउटपुट कितना दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर ये नहीं देखेगा कि आपने कितने घंटे मेहनत की है, वो आपसे रिजल्ट मांगता है। ठीक है, तो इसी को लेते हुए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। तो हमारे फ़ोन के अंदर में जो भी प्रोसेसिंग होती है, कोई भी सेक्शन हो, टच हो, डिस्प्ले हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो, चार्जिंग, XYZ कोई भी सेक्शन हो, उनके अंदर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो किस तरीके से होती है? कोई है जो बताएंगे? मैं चाहूंगा पीछे जो मेरे भाई बैठे हैं सीनियर्स को तो सब पता होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारा बाइनरीज होती हैं, जो सीपीयू कैसे बात कर रहा है, प्रोसेसर किसी स्लेव के साथ कैसे बात कर रहा है, कोई भी प्रोटोकॉल हो, अगर यहाँ बैठे भाई लोग कुछ प्रोटोकॉल्स या कम्युनिकेशन के बारे में जानते होंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि बाइनरी का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि हमारे सीपीयू जो है वो बात कैसे करते हैं, क्योंकि उनको एक ही भाषा आती है, 0 एंड 1। ठीक है, तो अपन बाइनरी के बारे में मैं कोई आपको यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, अपन सिर्फ एक इंट्रोड्यूस होंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम उसको डायग्नोसिस में कैसे यूज करना है उसको अपन समझेंगे। तो बाइनरी कोड जो है वो हमारा सीपीयू या प्रोसेसर जो है वो समझता है और उसके अकॉर्डिंगली ही वो कम्युनिकेट करता है। अभी अगर आप देखें तो बाइनरी जो होती है 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन से बनती है एंड कुछ बिट्स मिल करके एक बाइट बनती है। ठीक है, अच्छा, बाइनरीज जो हैं वो सारे ही सेक्शन में काम आती है। अगर आप टच देख लें, ऑडियो देख लें, किसी भी सेक्शन में आप देख लें, कम्युनिकेशन की जब बात होएगी तो बाइनरीज के थ्रू ही होएगा। अब यहाँ पर जो मेरा बोलने का मकसद है कि व्हाट इज 0 एंड 1, तो यहाँ पर 0 एंड 1 का क्या मतलब है, कोई बता सकता है जी? ऑन एंड, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो यहाँ पर लॉजिक हाई एंड लॉजिक लो की बात हो रही है। ठीक है, कि लॉजिक हाई है मतलब वोल्टेज अवेलेबल है एंड लॉजिक लो इज वोल्टेज इज नॉट अवेलेबल, दैट इज वोल्टेज इज 0। यहाँ पर कंप्यूटर जो है हमारी एक ही भाषा समझता है, 0 एंड 1। अगर आप आगे अगली स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डेसिमल्स मैंने डाले हुए हैं जो कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। आप कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी अल्फाबेट लीजिए, कोई भी स्क्रीन देख लीजिए, कोई पिक्सल पे जो ग्राफिक्स बन रहा है वो बन रहा है विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 एंड 1। हमारा जो प्रोसेसर होता है वो सिर्फ 0 एंड 1 को प्रोसेस कर पाता है। तो अगर मैं बात करूं किसी भी सेक्शन पे, मैंने एक एग्जांपल के लिए टच पैड लिया है कि आपका कोई टच पैड काम नहीं कर रहा है, तो जब आपके पास में कोई टच पैड काम नहीं कर रहा है तो सीपीयू की कुछ अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कुछ फाइल्स चाहिए रन करने के लिए, बूट करने के लिए,
टच के लिए उसका अपना एक अलग डेटा होगा कि कौन सी एक्सिस पे कौन से पिक्सल पे क्या रिस्पॉन्ड करना है एंड एवरीथिंग। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डायग्नोसिस की, कि आप डायग्नोस कैसे करेंगे। तो जब भी आप देखेंगे हमारे बहुत सारे मास्टर्स हैं जो डीएसओ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और डीएसओ बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन यहाँ बैठे जितने हमारे भाई बहन हैं, यहाँ कितने हैं जिनके पास डीएसओ है? मैं चाहूँगा हाथ ऊपर करें। ठीक है। और मल्टीमीटर्स कितनों के पास है? चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आपका मैं 50% काम हल्का कर दूं विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर तो कैसा रहेगा? चलो बहुत अच्छा। तो आपने यहां देखा कि मैंने कम्युनिकेशन यहाँ, ये शायद सर्किट सब पढ़ना जानते होंगे, बहुत सिंपल सर्किट बनाया हुआ है कि सीपीयू एक स्लेव के साथ या टच पैड के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और मैंने दो ही लाइन यहाँ पर दिखाई है, एसडी एंड एससीएल, और यहाँ पर हम I2C की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर दो पुलअप रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है। अब पुलअप रजिस्टर्स लगे हुए हैं, टच पैड कम्युनिकेट कर रही है सीपीयू के साथ, टच काम कर रहा है। ठीक है। कस्टमर आपके पास फॉल्ट ले आया, टच इज नॉट वर्किंग, आपने टच दूसरा डाला, फिर भी टच काम नहीं कर रहा है। ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? जीआर चेक करते हैं, बरोबर। जीआर चेक करने के बाद भी हमारा काम नहीं बने तो क्या करेंगे? वेरी गुड, वोल्टेज टेस्ट करेंगे। उसके बाद भी ना बने तो पुलअप रजिस्टर की वैल्यू, चलो अगर मैं बोलूं कि आपने डायोड वैल्यू चेक किया, यू गॉट अ डायोड वैल्यू एसडीए पर और एससीएल पर 358 या 360 के आसपास, आप इसको वेरीफाई करेंगे या तो दूसरे मदरबोर्ड से, या जितने भी हमारे थर्ड पार्टी एप्स हैं जो आपको डायोड वैल्यू शो करते हैं उस पर आप चेक करते हैं। क्या इतना ही वैल्यू मिलता है उस पर? कितना परसेंटेज? 15, 20, 25% का वेरिएशन भी मिल जाता है, हम सही मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो बोलते हैं जीआर मतलब जीआर इज 100% ओके? मानते हैं? चलिए, मैं अपनी क्लास में कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ, आई टीच स्टूडेंट्स अबाउट, मैं उनको अवेयर करा देता हूँ कि जीआर कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं 100 में से 99 फोन में जीआर से ही बनाता हूँ। मेरे को 1% ही डीएसओ यूज करना पड़ता है, तो वो कैसे होता है अपन उसके बारे में समझते हैं। अब मान लीजिए आपकी कोई लाइन ब्रेक हो गई एसडी एससीएल पे, आपने जीआर चेक किया, ये अपन एक अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहां पर आपका जीआर जो है वो मिल रहा है, तो आपने कहा कि वोल्टेज हम चेक करेंगे। अब यहां पर वोल्टेज हमको किस किस लाइंस पर मिलेगा? अगर टच की मैं बात करूं तो एसडीए एससीएल, टच को चलने के लिए जो भी वोल्टेज चाहिए होगा 1.8 2.8 वो चलेगा, वो रिक्वायरमेंट होगी उसकी। ठीक है। इसके अलावा उसको ग्राउंड भी चाहिए होगा, और अगर कोई सिग्नल है इंटरप्ट का, कमांड रीसेट, तो वो भी लगेगा। ठीक है। तो अगर हमने यहां पर जीआर चेक किया, वी गॉट अ जीआर ऑफ 365, पहले कितना था? 358, अभी कितना है? यहां कितने लोग मानेंगे कि ये सही है? ये इंटरनल बोर्ड से टूट गया, वो आपको बताने वाला नहीं है कि ये टूट गया है, मानेंगे हम यही कि ये सही है, बरोबर। चलिए ठीक है। तो हमने ये जीआर चेक किया, हमको जीआर सही मिला, हमने सारी पैड के जीआर चेक की, टच नया डाला, फिर भी टच काम नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट, जैसा आपने कहा कि हम यहां पर वोल्टेज चेक करेंगे, तो आप आ जाएंगे वोल्टेजेस चेक करने। जब आप वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज की लाइन पे भी 1.8 मिल जाएगा, 2.8 मिल जाएगा। देन आपको एसडीएससीएल पर भी अगर वोल्टेज मिले तो, क्योंकि इस कंडीशन पे आपको वोल्टेज मिलने वाला है, मिलेगा, पुल अप कर रहा है, सीपीयू और टच के कनेक्टर पर वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स कि हमारा वोल्टेज भी सही है। ठीक है, बरोबर है। तो ऐसे केसेस में अगर आपका कोई सेक्शन है जिनमें इस तरह की DWI की लाइंस है, डुअल वायर इंटरफेस, ठीक है, DWI, मैं अपने क्लासेस के अंदर इसको रसना कहता हूं। और वो रसना कैसे बनता है? रसना बनाया है किस किसने बनाया है? खुद पीने के लिए रसना किस किसने बनाया है? कैसे बनता है? सिरप डालते हैं अपन, पानी डालते हैं, देन फिर वो रसना बनता है। अकेला सिरप रसना है क्या? या अकेला पानी रसना बन सकता है? नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स अगर हमारी इस लाइन को यहां पर सिग्नल्स पास करने, क्या पास करना है? बाइनरी पास करना है,
और ये बहुत स्पीड से होता है, बहुत क्लॉक की स्पीड से होता है कि हम नैनो सेकेंड्स में वो एक पल्स जनरेट करता है और बाहर कर देता है। मैं आपको पीछे दिखा देता हूं कि हमारा जब लाइन सही थी तो हमको ऐसा कुछ बाइनरी दिखा, दैट इज वो हम नहीं समझ सकते, वो कंप्यूटर की भाषा है। उसको समझने के लिए अपने को अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर मोबाइल जो है वो बाइनरी में बात कर रहा है। अभी यहाँ अगर कोई बंगाली में, तेलंगा में या किसी और भाषा में बात करे तो शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो कंप्यूटर की भाषा कंप्यूटर समझेगा, हमको क्या समझना है वो मैं आगे बताता हूं। तो अभी आपने देखा यहां पर क्या मिला, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स मिला, ठीक है, 1 1 1 0 0 0 पेंटा 1 है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आप अगर यहां आगे देखेंगे, आपने जीआर चेक किया था सही, फिर जीआर चेक किया, मतलब खराब बोर्ड में जीआर चेक किया तो भी सही मिला, सही वाले में आपका जीआर था 358, आपने अज्यूम कर लिया 20-25% तो हर बार 20-25% तक का वेरिएशन भी अपन कई बार सही अज्यूम करते हैं। दैट ऑल्सो डिफर कि आपने कौन सा मल्टीमीटर यूज किया है, जिसने अपलोड किया उसने कौन सा मल्टीमीटर यूज किया है, उस पर भी डिपेंड करता है। आपके मल्टीमीटर की बैटरी लो हो जाती तो भी कई बार वैल्यूज गड़बड़ आती है। तो अभी यहां पर अगर अपन देखें हमको वोल्टेज भी सही मिला, अब क्या करना होगा, डीएसओ चाहिए कि और कोई तरीका है किसी के पास? जी यस एग्जैक्टली, हमारे जो सीनियर सामने बैठा हुआ है देनो कि यहां करना क्या है, मल्टीमीटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सीपीयू की भाषा सीपीयू समझेगा, उनका तार जुड़ा हुआ कि नहीं ये तो हम समझ सकते हैं, बरोबर ना। तो यहां मेरे जितने भाई बैठे हैं जो अभी लर्निंग फेज हैं, आज मैं भी लर्निंग फेज में हूं, आज मेरे को 18-20 साल हो गया इंडस्ट्री में काम करते, लेकिन आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग फेज। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता हूं। तो जब आपको कोई चेक करनी हो लाइन, तो इस कंडीशन में जब ये लाइन ब्रोकन होगी, यू विल गेट अ लॉजिक हाई ओवर देयर, मतलब आपको हमेशा वोल्टेज मिलेगा, वहां वो पुल डाउन नहीं कर पाएगा सीपीयू। तो आपके आउटपुट में क्या दिखेगा, ओनली 1 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 मिलेगा। तो क्या सीपीयू रिस्पॉन्ड कर पाएगा उसको? नहीं कर पाएगा। तो उनके बीच का कम्युनिकेशन टूटने की वजह से आपने जीआर चेक किया, दैट वाज ओके, आपने वोल्टेज चेक किया, दैट वाज ओके, अब बोल दिया कि भैया आप डीएसओ में चेक करो, ऐसा बोलते हैं ना, पर नहीं, आप इस रजिस्टर को निकालिए। आप कई बार देखेंगे वाटर डैमेज फोन होता है, लग रहा है रजिस्टर लगा हुआ है, बट वहां पर वो उतना मतलब पुलअप क्रिएट नहीं कर पा रहा है, लॉजिक को हाई करके नहीं रख पा रहा है। कई बार वो फ्लोटिंग मोड में आ जाता है, फ्लोटिंग मोड में सीपीयू कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को इसको क्या आंसर देना है। मैंने फ्लोटिंग मोड का इमेज मेरे को नहीं मिला, एक तो लैपटॉप भी मैं लाया नहीं था, मेरे सर ने मेरे को दिया। तो यहाँ पर लॉजिक हाई मिलेगा, और अगर आपका ये लाइन यहां से टूट जाए, मतलब वोल्टेज की तरफ से टूट जाए, या रजिस्टर पानी खा जाए, या रजिस्टर निकल जाए, आप इस लाइन पर चेक करेंगे, यू विल नॉट गेट अ वोल्टेज, वहां पर आपको वोल्टेज मिलेगा 0। तो उस केस में तो आप पकड़ लेते कि यहां पर पुल अप वोल्टेज नहीं मिल रहा है। बट ऐसा केस जहां आपका लाइन डेटा की, क्लॉक की, इंटरप्ट की, रीसेट की, कोई भी कमांड की लाइन, कोई भी लाइन जिसके साथ में पुल अप, जिसको मैं अपनी भाषा में रसना कहता हूं, वो बिना सिरप और बिना पानी के नहीं बन सकता। यहां पर डेटा और पावर आईसी मिलकर के उस सिग्नल को चला रहे हैं। दीज आर कॉल्ड DWI लाइन्स, डुअल वायर इंटरफेस, जो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। वो आपका जो लॉजिक क्रिएट कर रहा है, जो भाषा में बात कर पा रहा है, वो बात नहीं कर पाएगा। यहां पर इसको क्या मिलेगा, 0। जैसे किसी ने कहा कि हम वोल्टेज चेक करेंगे सेकेंड स्टेप पर, तो यहां जब वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तो आप पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे केस में आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यू जस्ट रिमूव द रजिस्टर, आप चेक कीजिए, आपको वहां पर जीआर में फर्क दिखेगा कि सीपीयू से आने वाली लाइन पे कुछ और जीआर होगा, पावर से आने वाली लाइन पे कुछ और जीआर होगा। वो जब दोनों मिलेंगे तो एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका एवरेज आएगा क्या आएगा, वो आपको ओवर एक्सपीरियंस, और मैं कभी भी रटने में बिलीव नहीं करता हूं, मैं कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूं। अभी यहां पर अगर सीपीयू का जीआर आ रहा है, पावर आईसी का जीआर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, ये लाइन कनेक्टेड है, और हम ऐसा मान के चलते हैं जीआर में कि जो लाइन है वो सही जगह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब
जब आप इसका जीआर चेक कर लेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये सीपीयू से कनेक्टेड है या नहीं है, पावर आईसी से कनेक्टेड है या नहीं है। अगर आपको इनमें से किसी भी लाइन पे जीआर नहीं मिलता है, मान लीजिए पावर वाले साइड से जीआर नहीं मिल रहा है, या मान लीजिए आपको सीपीयू साइड से जीआर नहीं मिल रहा है, तो आपको उसका सीपीयू उठाना ही पड़ेगा अगर सीपीयू साइड से जीआर नहीं आ रहा है। या फिर जैसा अभी सर ने बताया, उसको ड्रिल करके आपके पास अगर कुछ ऑप्शन है तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन आप इस कंफर्मेशन पे आ जाएंगे कि आपका फॉल्ट कहाँ से है। ठीक है, तो यहां पर आप जब दोनों का जीआर चेक कर लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये छोटा सा प्रेजेंटेशन शायद आपको डायग्नोसिस में हेल्प करे कि आप किस तरीके से इन छोटी छोटे स्टेप्स को फॉलो करके आप डायग्नोस कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा तो आप इनको इजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और ऐसे बहुत सिंपल वे में जो जटिल सर्किट होता है, यान जी, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं उसको कॉमन मैन कैसे समझ सकता है, क्योंकि मेरे पास कई बार बहुत फ्रेशर स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनको इवन फोन खोलने भी नहीं आता है, तो वो पूछते हैं, उनको तो करंट वोल्टेज कुछ भी नहीं पता, तो लॉजिक की बात तो सेकेंडरी हो जाती है। तो यहाँ मेरे भाई जो बैठे हैं, कईयों को 50 साल 20 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में एक्सपीरियंस होगा। जिनको पता है वो तो बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए शायद ये काम आए ना। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो एक बार डिटेल्स मेरे से ले लें, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। इसके अलावा एक छोटी सी और नॉलेज, मैं फैक्ट आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारी मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे ट्रेनर भाई हैं जो बहुत फास्ट सीपीयू कर लेते हैं, बहुत इजी वे में काम कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनका काम हो जाता है, और स्पीड मैटर भी करती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर में, क्योंकि कस्टमर हमसे रिजल्ट के ही पैसे देता है। एग्री है ना इस पे सब? कि कोई ऐसा है कि भैया आप 2 दिन रख लो, मैंने पैसे आपको 2 दिन के हिसाब से देने, कोई ये ऐसा कस्टमर बोलता है आपको? तो अभी नेक्स्ट जो मैं आपके सामने में एक फैक्ट अवेयर कराना चाह रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा एक आर्टिकल को देखें। ये आप लोगों ने एक बहुत कॉमन एक आईसी का नंबर है, स्काई 77824, इसको जनरली हम 4G PA कहते हैं। ठीक है, अभी ये PA है, पावर एम्पलीफायर है। मैं जानना चाहूंगा यहाँ PA के अंदर, 4G PA नेटवर्क आईसी के अंदर कौन कौन है जिनने काम किया हुआ है? लगभग सबने। चलिए, हम कितने टेम्परेचर पे निकालते हैं? आपके पास अलग अलग हॉटगन होगी, किसी के पास 850 होगा, 861 होगा, 2008 होगी, 881 होगा। कितने टेम्परेचर पे निकालते हैं? 350 इज द कॉमन टेम्परेचर शायद, बरोबर। कई बार मैं भी ये यूज करता हूं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। बट यहाँ एक आर्टिकल है स्काईवर्क्स का, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? द टेम्परेचर रैम्प रेट शुड नॉट एक्सीड 3 डिग्री पर सेकेंड। मतलब जब असेंबली लाइन में जब एक मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर होने के लिए जाता है तो वो करीब 1.5 मिनट तक के लिए प्री हीटिंग में होता है। अलग अलग स्टेट पर अलग अलग वोल्टेजेस होते हैं। यहाँ पर जो आईसीज इंस्टॉल की जाती है वो करीब करीब 250 से 260 डिग्री में होती है। इवन आप अगर अलग अलग सीपीयूज का, लाइट आईसी का अलग अलग डेटा अगर आप खोल के देखें तो यहाँ पर कितने डिग्री पे काम हो रहा है? 260 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है 260 डिग्री में काम करना? नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, आप क्यों नहीं कर सकते? इट टेक्स टाइम, समय लगता है। इसका जो मेथड है मैं एक वीडियो बनाकर जरूर पोस्ट करूंगा, अभी मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। आपको इस मदरबोर्ड को प्री हीट करना होता है। मैं नेक्स्ट एक स्लाइड पर दिखाता हूं, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यहां पर आप देखें, ये एक सीपीयू का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यहां पर देखेंगे आप नीचे एक जो ग्राफ है दैट इज फॉर टाइम, ऊपर जो है वो टेम्परेचर का ग्राफ है। तो जब आप असेंबली लाइन के अंदर में इसको भेजते हैं, जब मैन्युफैक्चर होता है, एक मदरबोर्ड जब मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, तो उस कंडीशन में जब आप उसको आईसी को लगाते हैं या कंपनी वाले जब उस आईसी को इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर जो है 20 सेकंड में 150 डिग्री पहुंचाया जाता है एट अ राइजिंग टेम्परेचर ऑफ 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड। हम शायद इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है। आपको ये मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। दैट इज 20 डिग्री पर सेकेंड पे 150 डिग्री पे राइज किया, देन उन्होंने
सोकिंग में डाला, 150 डिग्री से उन्होंने 180 डिग्री तक करीब सोकिंग में रखा, देन फिर उन्होंने रैंप में डाला, जो कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं उसको इन्होंने रैंप कहा है, वहां पर इन्होंने टेम्परेचर डाला करीब 200 डिग्री से 220 डिग्री तक, देन 120वें सेकंड पर करीब 120वें सेकंड पर इन्होंने 255 डिग्री तक जाने दिया, देन फिर उसको उस टेम्परेचर को ठंडा करने दिया। हम जनरली क्या करते हैं, पंखा लगा देते हैं, फूक मार देते हैं, भाई पंखा चालू कर। यहाँ पर कल किसी ट्रेनर ने कहा था कि टेम्परेचर मैटर्स अलॉट। आई 100% एग्री कि टेम्परेचर बहुत मैटर करता है एक आईसी को निकालने के लिए, लेयर को निकालने के लिए, हर चीज़ को निकालने के लिए। बट अगर आप यहाँ देखें तो कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है, दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 255 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम इस तरीके से करें तो हमारे कईयों फ़ोन के मदरबोर्ड के सीपीयू डेड हो जाते हैं, रैम डेड हो जाती हैं, ईएमएमसी डेड हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। हम समझते हैं उसको रिवॉल्व करके लगा रहे हैं, फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा है। तो मेरा सजेशन है आप प्री हीटर्स का यूज़ करें, कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, क्योंकि हर सीपीयू का अपना एक अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। 220 डिग्री पर हमारा जो सोल्डर होता है, जो कंपनी यूज़ करते हैं जनरली, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, वो मेल्ट हो जाता है। देन दे गिव 220 डिग्री से 250 डिग्री पर एक मेल्टिंग टेम्परेचर उनको दिया जाता है, जिससे आईसी का बॉल मेल्ट होकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। जो हम हॉटगन से लगाते हुए शेक करते हैं, जो हमारा काम होता है, दैट इज डन एट दैट टाइम। वो रेड कलर से जो मार्क किया हुआ है। समय की कमी है, बताना तो बहुत कुछ था, ठीक है। तो प्री हीटर्स का यूज़ करें, धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करें, देन ऊपर से हॉटगन से एयर फ्लो दे करके आप उस आईसी को बिठाएं। ट्राई कीजिए, स्क्रैप मदरबोर्ड में 1-2 में आप ट्राई करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी एक वीडियो बनाकर जरूर पोस्ट करूंगा। ओके।